भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि ये लोकतंत्र है। किन्हीं भी पार्टियों को एक साथ अलायंस करने का अधिकार होता है, तो आप चाहे जितनी धमकियां दे लीजिए, चाहे आप जेल में डाल दीजिए, चाहे आप फांसी पे टांग दीजिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। ये वीडियो सुना आपने? आम आदमी पार्टी की दिल्ली की मंत्री हैं और इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं तोड़ते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होगी। इस तरह की धमकी दी जा रही है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी इसीलिए हुई क्योंकि वो गठबंधन में है? क्या लगातार तेजस्वी यादव पर इसीलिए जांच के तरीके आजमाए जा रहे हैं? और सोचिए, कल्पना कीजिए, जयंत चौधरी ने क्यों पाला बदला। ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हो रहा है। इस देश में कांग्रेस सिर्फ बदनाम करती थी नेताओं को, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को। और बीजेपी बदनाम ही नहीं करती है, वो जाति देखती है और पार्टी भी देखती है और बदनाम भी करती है और जेल में भी डालती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, सबसे बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की मंत्री अतिशी ने आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अरविंद केजरीवाल को बैक टू बैक सम्मन दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि या तो गठबंधन तोड़ लो कांग्रेस से या तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। सोचिए बीजेपी किस हद तक जाकर चुनाव लड़ रही है। तो सोचिए, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको हिंदू पोलराइजेशन के लिए गिरफ्तार कर सकती है। उमर खालिद, खालिद शैफी, शर्जील इमाम, मिरान हैदर जैसे लोग हैं। अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो या तो अलग अलग चुनाव लड़िए, गठबंधन करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हुए तो उनका प्लान था 1-to-1 चुनाव लड़ने का। तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि बीजेपी को हराना है तो ट्रायंगुलर मुकाबला से बचना होगा, 1-to-1 का मुकाबला करना होगा, एक के बाद एक का मुकाबला होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। और बीजेपी 1-to-1 मुकाबले में चुनाव हार जाएगी, या फिर अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, फिर जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। गुजरात में अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी लड़ती है तो वहां भी मुश्किल होगी, हरियाणा में मुश्किल होगी, पंजाब में बीजेपी के जो कुछ सीटें हैं वो खत्म हो जाएगी। सोचिए, क्या वो तमाम दल जो ये कह रहे हैं कि, सोचिए ये बात तो तय है, नवीन पटनायक पत्ता नहीं खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाए रहना है, तो वो कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, जगन मोहन रेड्डी अकेले लड़ेंगे, ये उनका फैसला है। लेकिन जो गठबंधन करना चाह रहे हैं उनको तो ये मुश्किल में डाल रहे हैं। और ये सब कुछ तमाम जो लोग पहले से ही, जो लोग गठबंधन में नहीं आ रहे हैं, उन पर सवाल उठ रहा है, चाहे वो वैसी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे मायावती जी हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने जिस तरह का खुलासा किया उससे तो साफ है कि जितने दल अलग अलग लड़ेंगे उसमें बीजेपी को फायदा है। सोचिए, बीजेपी एक तरफ तो खुद गठबंधन कर रही है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी में ये भी है कि विपक्षी दल एक मंच पर ना आए, गठबंधन न करे। तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार भी इसी दबाव से इंडिया गठबंधन में गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं शरद पवार ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया है। शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले 50% से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगी। जो उसकी सीटें हैं वर्तमान में, उसका आधी सीटें जीत पाएगी। और बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है, और इसी वजह से वो तमाम नेताओं पर या तो रेड मार रही है, तमाम नेताओं को बदनाम कर रही है, या फिर उनको अपने पाले में लाने के लिए उन्हें साम दाम दंड भेद। तो बीजेपी 2024 चुनाव से पहले वो तमाम चीजें कर रही है जो पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे लिया जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा चल नहीं रहा है? क्या हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण नहीं चल रहा है? क्या 370 नहीं चल रहा है? सच्चाई तो यही है। सच्चाई ये है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी बेरोजगार हैं। और सोचिए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को किसने धोखा दिया? बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा धोखा दिया मीडिया ने। इस देश के टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों ने अपनी जाति की वजह से, आरएसएस के समर्थक होने की वजह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों के दर्द तकलीफ को नहीं दिखाया, उनकी बेरोजगारी को नहीं दिखाया, लाचारी को नहीं दिखाया। और नतीजा हुआ कि पिछले 10 साल में
लोग नाराज हो गए, जो अब खुद आंकड़े आ रहे होंगे, सर्वे में, इंटरनल सर्वे में आ रहे हैं। उसके बाद रहा सहा काम इस देश के उन जातिवादी मनुवादी मानसिकता के लोगों ने कर दिया, जिनको लगा कि ये सरकार जातिवादी सरकार है, मनुवादी सरकार है, और नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम कर दिया। आज आप देश के किसी भी SC ST OBC या किसानों से पूछ लीजिए कि आप नौकरी में हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, उन पर कितना अत्याचार हो रहा है, तो आपको बोलेंगे कि हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, हम द्वितीय दर्जे के नागरिक बना दिए, चाहे वो IAS हो चाहे मंत्री हो। और ये सब कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। लोग भले चुप रह जाएं, बर्दाश्त कर ले, लेकिन अपमान का बदला वो आज न कल लेते हैं, और उसका नतीजा वोट में ही दिखता रहा है। और इसी वजह से तमाम जो विपक्षी दल के लोग हैं वो एकजुट हो रहे थे। इसी बीच कुछ नेताओं पर अब तो एक पब्लिक परसेप्शन तो ये बन गया है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। पब्लिक परसेप्शन ये बन गया है कि जो डर गया वो बीजेपी के साथ है या अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहा है, और जो नहीं डर रहा है वो गठबंधन कर रहा है। ये एक पब्लिक परसेप्शन है, इसको आप टाल नहीं सकते हैं। दरअसल यही है गुजरात मॉडल। गुजरात में कभी भी धरना प्रदर्शन, जनता की आवाज नहीं उठने दी गई, क्योंकि वहां के विपक्षी नेताओं को डरा के रखा गया। सोचिए, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी की तिकरी ने किस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले में बीजेपी को पैरों पर खड़ा कर दिया था और मामूली अंतर से जीत पाए थे। उसमें से 2 लोग, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, बीजेपी में चले गए। जिग्नेश मेवानी अभी भी कांग्रेस के साथ हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की जो कार्यशैली है, जो रवैया है, और सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से 2 फैसले आए हैं, और इनकम टैक्स ईडी को लेकर एक धारणा तो बन गई है। कांग्रेस जाति देखकर बदनाम करती थी, बीजेपी पार्टी देखकर बदनाम करती। तो सवाल है कि शरद पवार ने जो कहा है उसमें क्या आपको लगता है कि बीजेपी रिपीट नहीं कर पाएगी? और अगर बीजेपी डरी सहमी नहीं है, बीजेपी को अपनी हार का डर नहीं सता रहा है, तो वो लगातार अपने गठबंधन में और दलों को शामिल कर रहा है। तमाम कांग्रेस के नेताओं को अपने गठबंधन में शामिल कर रहा है। वहीं बीजेपी नए राज्यों में भी मौका तलाश है। सोचिए, पश्चिम बंगाल के में जिस तरह से घटना घटी है, जिस तरह से मामले आए, उसको जिस तरह से राजनीतिक टूल दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि बंगाल में वो अपना हाथ पैर पसारना चाहती है। लेकिन सवाल है, अरविंद केजरीवाल के मंत्री के आरोपों से तो ये लगता है कि क्या बीजेपी के खिलाफ तमाम नेताओं के मन में सुगबुगाहट है और वो चुनाव के नतीजों के घोषणा होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही घोषणा होगी उसके बाद तमाम दल गठबंधन में आ सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी का डर खत्म हो जाएगा। और ये फिर मैं कह रहा हूं कि एक परसेप्शन तो बन ही गया है कि जो लोग गठबंधन में नहीं आ रहे हैं वो बीजेपी से डर रहे हैं, जो गठबंधन में आ रहे हैं वो मजबूत हैं, और इसमें जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनका मान सम्मान बढ़ रहा है। जैसे हेमंत सोरेन का मान सम्मान बढ़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, नेता एकजुट हो ना हो, ग्राउंड पर जब आप जाएंगे तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसान एकजुट हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग बताइए, क्या शरद पवार ने कहा है कि 50% सीटें नहीं जीत पाएगी, और आम आदमी पार्टी के मंत्री का आरोप है कि या तो आप गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहो या गठबंधन तोड़ो। बीजेपी चाहती है कि सारे दल अलग अलग चुनाव लड़े ताकि वो चुनाव आराम से जीत जाए, लेकिन विपक्षी दल किसी भी कीमत पर गठबंधन के पक्ष में है। बिहार में कांग्रेस के साथ आरजेडी है, यूपी में कांग्रेस और सपा, झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस गठबंधन में है। आपको बता दें, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है और इससे बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान होता दिख रहा है। वहीं मैं बता रहा हूं कि नवीन पटनायक हो या जगन मोहन रेड्डी हो, मुस्लिम वोट उनको भी चाहिए, दलित वोट उनको भी चाहिए, वो बड़े पेशो पेश में। तो 2024 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। देखते हैं साम दाम दंड भेद करके बीजेपी चुनाव जीत पाती है या नहीं। ग्राउंड पर नेता एकजुट होना हो, जनता जरूर बीजेपी से नाराज है, क्योंकि टीवी अखबार ने जिस तरह से सरकार को गुमराह किया, सच्चाई से दूर किया, लोगों की समस्याएं बढ़ती चली गई। चाहे नोटबंदी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना हो, चाहे बेरोजगारी हो, या फिर नौकरी का सवाल हो। तो टीवी अखबार अगर आपके पक्ष में है तो जरूरी नहीं कि आपके फायदे के लिए हो जाए। हाँ, टीवी अखबार के मालिक मालामाल हुए, टीवी अखबार के पत्रकार हैं, उनका जातीय वर्चस्व जो है वो कायम रहा। वहीं दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है वो खासे नाराज हैं।
इसी कड़ी में 26 फरवरी को किसान सड़कों पर ट्रैक्टर का लेकर प्रदर्शन करेंगे और 14 मार्च को दिल्ली में उनकी बड़ी एक पंचायत होगी। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।